पहले नेताओं को सजा नहीं होती थी, अब नेता जेल जा रहे हैं। आजकल कानून फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा हो गया है इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो आजकल जिस तरीके से अतुल सुभाष का उन्होंने अपनी जान ली, या फिर जो आजकल हस्बैंड्स अपनी जान ले रहे हैं, The courts of the world have always remained with the lady. The whole world is with the lady. केस का रिजल्ट आते आते बहुत टाइम लगता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। उस जमाने में डाकुओं का बहुत आतंक था। क्राइम जो है वो होली के बाद से लेके वो गर्मियों तक, जब बारिश हो जाती थी तब तक क्राइम बहुत ज़्यादा होता था। तो जैसे जो वो राज कपूर की फिल्म थी ना, कि जिसमें एक डायलॉग आता है कि ये लूट खसोट ये डाका जनी, भाई की भाई से न बनी, ये धरती सब कुछ सहती है। जिस देश में गंगा बहती और यमुना और गंगा के बीच के इलाके में क्राइम ज़्यादा जनरेट होता है। हाल ही में जो जस्टिस, जो स्टैचू ऑफ जस्टिस है, उनके आँख से पट्टी हटाई गई है। बीइंग जस्टिस ऐसा माना जाता है, कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। अच्छा, इसके पीछे, इस सवाल पूछने के पीछे मेरा कारण है, हाल ही में कुछ जजेस सामने आए थे, उन्होंने ये बात रखी थी, क्योंकि आप लोग के टाइम पे ना एक आई रिमेम्बर एक डिग्निटी के साथ जिया जाता था। अब आज इसलिए ये सवाल उठता है क्योंकि जज रिटायर होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मुलायम सिंह जी क्या बताइए, कैसी शख्सियत थे? और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज मैं कहूँगा प्लीज़ मुस्कुराइए, क्योंकि आज हम सब लखनऊ में हैं। हमारी टीम आई हुई है लखनऊ, और इस खतरनाक जाड़े में हम लोग बैठे हुए हैं। आप सबके लिए हम लोग लेके आए हैं जस्टिस राकेश शर्मा सर को। हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर हो चुके हैं, और सर ने, हमने बहुत रिक्वेस्ट की और सर ने बोला चलो तुम्हारी फैमिली के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं। सो सर, पहले तो थैंक यू सो मच, हमारी फैमिली के लिए आपने टाइम निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने याद किया। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल हो, आगे भी आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जी बताइए सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि फ्रॉम लॉयर टू जस्टिस आपने ये क्यों लिया स्टेप? देखिए, ये ज़िंदगी का ऐसा दिलचस्प जो है, ज़िंदगी की कहानी है, कौन कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू की थी कि शायद मैं बाहर जाके LLM या कुछ करके मैं शायद टीचिंग करता, लॉ स्कूल में कहीं होता। लेकिन मैं जब वकालत में आ गया तो फिर वकालत में रम गया, काम चलने लगा। तो उसके बाद कुछ दिन बाद सरकारी वकालत भी मिली, वो भी चली, कुछ दिन चली, उसका तजुर्बा हुआ। फिर कुछ करते करते प्राइवेट काम भी किया। मेरे पास उस वक्त काफ़ी कॉर्पोरेट वर्क था। टाटाज़ का मैं लॉयर था, शुगर फैक्ट्रीज़ मेरे पास थी, डिस्टिलरीज थी, और भी ये आपका रेजन है, वार्निश है, ये स्टोन रॉयल्टी है, बहुत सा काफ़ी काम हाई कोर्ट में तो उस तरह का काम आता है, वो आने लगा। एक दिन मालूम हुआ कि आपके एलिवेशन के लिए मुझसे पूछा गया। तो मैं सोचता रहा, मैंने जो है, ईश्वर की इच्छा थी, मैं उसके बाद हाई कोर्ट जज हो गया। हाई कोर्ट जज की ओथ ले ली और वकालत से नाता छोड़ के इधर आ गया, बेंच पे आ गया। अब मेरे लिए चूँकि इसलिए कि मैं हरिहरपुर के, इटावा ज़िले में हरिहरपुर के एक गांव में पैदा हुआ, 4 भाई 3 बहनों में सबसे बड़ा भाई था। तो मेरे लिए गांव से निकल के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज होना, वो भी एक ऐसी मंजिल थी, या जिसे कहते हैं कि कामयाबी जिसे कहा जाता है सामाजिक, इसमें वो ईश्वर कृपा से हासिल हुई। आप सब लोगों की मेहरबानी, दुआएं थी, सब था, आ गए। उसको भी मैंने अपना पूरा वक्त दिया, उसको भी मैंने इस साइड में भी बहुत एंजॉय किया, जैसा मैं वकालत में अपने केसेस में करता था। बातचीत में ये ज़रूर था कि यहाँ पे एक अलग सामाजिक, जैसे कहते हैं कि डिसिप्लिन ज़िंदगी का बदल गया। तो मैं एक तरह से
शीशे में जार में बंद हो गया था। तो ज़्यादा कहीं निकलना नहीं, सोशलाइज नहीं करना, अपने कोर्ट बंगले तक बहुत ही ख़ास लोगों से मिलना जुलना, और काफ़ी दिनों तक ये कैद जो है ये सब चीज़ रही, और ठीक भी था। और हमारे इस काम में भी ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, बहुत लोगों से मिलना, बहुत इधर उधर जनता के बीच में बहुत ज़्यादा जाना, ये उचित भी नहीं था। तो चलता रहा, लेकिन कुछ चीज़ें अब याद आती हैं, ज़िंदगी के गुजरे हुए माइलस्टोन्स वो याद आते हैं सफ़र के। तो जब हम लोग बच्चे थे तो 1948 में मेरा जन्म हुआ, और 54 से मुझे कुछ यादें जो हैं, कुछ याददाश्त मेरी, कुछ यादें मुझे रहती हैं। उस ज़माने में डाकुओं का बहुत आतंक था। इटावा ज़िले में तो ये मानसिंह, रूपा, लाखन, तो गांव में तो ये हालत थी, जो भी खाते पीते लोग थे उनको अपनी बंदूक या राइफ़ल या हथियार को अपने बिस्तर पे दरी के साइड में रख के सोना पड़ता था। वो लोडेड बंदूक भी कभी कभी वो लोडेड रखते थे, ताकि कहीं कोई बात आए तो आप कम से कम हथियार से मुकाबला कर सकें। तो वो भी वक्त था, हालांकि खौफ रहता था, लेकिन अब उसके साथ जो है जीने की आदत पड़ गई थी। और बहुत ज़्यादा हम लोग अकेले बच्चे नहीं जाते थे, क्योंकि उन दिनों जो है पकड़ अपहरण बहुत होते थे, किडनैपिंग है। तो ये लोग खाते पीते घरों के लोगों को, बच्चों को या उनको ये डाकू लोग जो है उनके एजेंट्स में पकड़ के ले जाते थे, और बाद में फिरौती मांगते थे। तो ये सब चीज़ें उस इलाके में, इटावा है, औरैया, आगरा, तो ये सब भिंड है, मुरैना है जो साइड में, सब ये सब चीज़ें थीं। थोड़ा बड़े हुए तो फौजदारी के मुकदमे भी बहुत होते थे, चूँकि आदमी कुछ ज़िलों में जैसे कहा जाता है, यूपी में इटावा है, उन्नाव है, हरदोई है, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे लोग कुछ आतन कहा जाए कि वो मुकदमेबाज होते हैं। आतन एरोगेंट कहिए, क्या कहिए, कि गुस्सैल तरह के होते हैं, और वो रहता है। तो कई बार पूछा गया कि भाई आप इस तरह की थ्योरी क्यों है, चूँकि आल्हा उदल की जो आल्हा का प्रभाव था, तो कहे जाको बैरी चैंस सोवे भाग्य जीवन को धिक्कार। तो जहाँ पे आदर्श वाक्य जहाँ ये हो, तो गांव का जो आदमी है ना समझ है, तो वो समझता था कि एक झगड़ा हो गया, दूसरे ने उसका मुकाबला किया, चूँकि जीवन को धिक्कार था, तो उसने उसका बदला लिया, उसने उसका बदला लिया। तो चेन ऑफ लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, झगड़े फसाद ख़ानदानों में चलते रहते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो कुछ, जब मैं करके अपने कचहरी जाने लगा इटावा में, तो शुरू में मैंने 1-2 साल ट्रायल कोर्ट में काम किया। तो मैं कभी कभी अपने मुंशी जी से पूछता था कि साहब इस गांव के लोग, औरैया ज़िले में एक गांव था, तो मैंने कहा इस गांव से हर साल 2-3 झगड़े और ये सब क्यों आते हैं इस इलाके से। तो वो मुंशी जी मुस्कुराए, साहब कि देखिए इनके इलाके में यही है कि अगर उन्होंने इनके यहाँ 2 आदमी मार दिए तो जेल चले गए, बेल, फिर बाद में हाई कोर्ट से कहीं से बेल हो जाती थी, या कहीं छूट जाते थे, गवाह आते नहीं थे, इतना आतंक था इनका। फिर दूसरे उस पार्टी के लोगों को वो हमला कर देते थे, वो भी उसी सिस्टम से, उसी कचहरी से, वही हाई कोर्ट, वही बेल, वही ट्रायल, वो भी छूट जाते थे। और मेरे ख्याल में कई बरसों तक ये मामले जो हैं वो उनके चलते रहते। तो होली का टाइम ज़्यादा रहता था। और एक अजीब बात ये थी कि क्राइम जो है वो होली के बाद से लेके वो गर्मियों तक, जब बारिश हो जाती थी तब तक क्राइम बहुत ज़्यादा होता था। तो जब हम लोग कभी ड्राइव करके आते थे तो ऐसा लगता था कि इक्के के पीछे, उन दिनों इक्का चलता था, तो पोस्टमार्टम के लिए जाती हुई लाशें, वो एक चादर में बंधी हुई लाशें जो हैं, पीछे बंधी हुई लाशें चली जा रही हैं, मालूम है साहब किसी थाने से फलां दरोगा जी ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो ये सीन शुरू में एक ऐसा सीन था इटावा ज़िले में। तो अक्सर ही हम लोग जब कभी कानपुर से इटावा लौट रहे हैं या औरैया से लौट रहे हैं, तो सुबह के वक्त कुछ 1-2 जो है नज़ारे इस तरह के हुआ करते थे। ये बड़ी अजीब बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो शायद बच्चों को बहुत अजीब लगेगी, लेकिन पहले इस किस्म के जो हैं वो दिखते थे, जो कि क्राइम प्रोन एरिया था, कुछ न कुछ वारदातें होती थी। उसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें फसल से जुड़ी हुई थी, कि फसल में किसी ने उनके जानवर चरा दिए, कोई
किसी कोई लड़की या औरत भगा ले गया, किसी ने ज़मीन पे बेजा कब्ज़ा हो गया, खेती बाड़ी, तो ज़मीन भी लिटिगेशन पैदा करती थी। तो कई बार तो जैसे जो वो राज कपूर की फिल्म थी ना, कि जिसमें एक डायलॉग आता है कि ये लूट खसोट ये डाका जनी, भाई की भाई से न बनी, ये धरती सब कुछ सहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, और यमुना और गंगा के बीच के इलाके में मेरे ख्याल में जैसे गंगा और जमुना का दुआब है, वहाँ क्राइम, जिसमें हमारा फर्रुखाबाद, इटावा और कुछ ज़िले आते हैं, बदायूं है, शाहजहाँपुर है, कटेरी का इलाका है, जहाँ उन्नाव आता है। तो पता नहीं क्या बात है, वो जो उस इलाके से क्राइम ज़्यादा जनरेट होता है, उन्नाव में भी वही है। तो एक हालांकि बहुत अजीब लगता है कि वो जो राज कपूर ने तब उस फिल्म में गाना था, वो अभी भी लगता है कुछ ऐसा होता होगा, खैर। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्राइम के रूप बदलने लगे, डाकुओं का, डकैतों का उन्मूलन हुआ, विनोबा भावे जी का भी मूवमेंट हुआ, लोगों ने सरेंडर करना भी शुरू किया, कैंप लगते थे, उनको ज़मीनें दी गईं। बहुत दिनों बाद मुझे, जब मैं एज जज था, तो मुझे चंदेरी के आगे एक जगह मुंगावली जेल देखने का मौका मिला। एक खुली जेल थी, और वहाँ पे उस वक्त के बड़े बड़े डाकू जो थे, जिनके नाम थे, वो वहाँ पे अपने खुले में वहाँ कैद थे और गुजर बसर करते थे। मुंगावली शायद जगह का नाम था, मध्य प्रदेश में था। फिर उसके बाद में कई लोग इधर लौटे, बाद में एक वो दौर ख़त्म हुआ। उसके बाद कुछ ये दूसरे तरह के डाकू आ गए, फिर तो डाकुओं की बिल्कुल बाढ़ आ गई। वजह बताई जाती है कि उनको प्रश्रय मिला। तो ये भी बड़ा अजीब लगता था। तब तक मैं लखनऊ आ गया था, तो जो किस्से सुन के आते थे, ये लगता था कि जो भाई लोकल कुछ एमएलए थे, लोकल जो चुनाव होते थे ब्लॉक के लिए, प्रधानी के लिए, तो उसमें डाकुओं की मदद ली जाती थी। वो आते थे, वो लोगों को धमकाते थे, तो इसका मतलब राजनीति में भी उनकी पहुंच हो गई। उससे उनकी जो फीडिंग लाइन है, उनको आर्थिक मदद या उनको रसद की मदद, ये सब चीज़ें जो हैं डाकुओं को उस इलाके में, जो चंबल वैली है या यमुना का इलाका है, उसमें कई नाम जो हैं बड़े दुर्दांत लोगों के नाम भी आते हैं। एक ने तो यहाँ तक किया कि वो एक औरत डाकू थी, उसने करीब 22 लोगों को ले जाके गांव में लाइन लगा के उसने हत्या कर दी। हालांकि बाद में फिल्म में कुछ उसको और रंग दिया गया, लेकिन वो दुश्मनी और रंजिश थी। तो लेकिन वो एक बड़ा लोमहर्षक, वो बहुत ही एक दुख की बात थी कि यानी कि क्राइम और लोगों की जो है, कहते हैं, हौसले इस कदर बढ़ चुके थे। वो भी एक वक्त आया, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से ने ये भी देखा, और फिरौती और ये सब चीज़ें तो थीं। लेकिन अब ये भी है कि सबके कारण क्या थे, ये सब क्यों था, क्यों इसका रोकथाम नहीं हो सकती थी, ये सवाल भी आता था। तो जहाँ पे राजनीति से जुड़े हुए लोग क्रिमिनल्स को प्रश्रय देते हों, उनका फ़ायदा लेते हों अपने चुनाव के लिए, अपने प्रमुख होने के लिए, अपनी पत्नी को जो है एमएलए बनाने के लिए, औरों को अपने जो है उनको सोशल क्लाइंबिंग के लिए, कि तरक्की की सीढ़ियाँ वो जो है उससे अपने चढ़ें, तो उस तरक्की की सीढ़ियों के लिए, जो गांव की जो ख़ास किस्म की जो तरक्की की सीढ़ी थी, उसको क्लाइंब करने के लिए जो मदद ली गई, उस सब का बहुत दुष्परिणाम हुए। उत्तर प्रदेश में बहुत ये क्राइम बढ़ गया, लोग त्राय करने लगे। हालांकि कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी आए, उन्होंने कई लोगों को जो है उन्होंने दंडित भी किया। कई को सर, जो आजकल जो जैसे कहते हैं इनकाउंटर है, तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पहले भी थे, वो आते थे, और कुछ दौर के लिए शांति हो जाती थी। उनमें हमारे ज़िले में भी, आसपास भी वो लोग आते थे, और उन्होंने अपना इकबाल, जैसे कहते हैं पुलिस का इकबाल कायम करना। यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे हमारे पिताजी बताते थे कि बेटा, जब अंग्रेजी ज़माने में जब ज़मींदारी थी, तो सरकार का इकबाल कायम था। सरकार के अलावा ज़मींदारों का भी इकबाल कायम था। तो कलेक्टर तो शहर में रहता था, पुलिस तो थाने में रहती थी,
लेकिन गांव के लेवल पे ज़मींदार और उनके कारिंदे वो भी अपने अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर और इकबाल कायम करने का काम करते थे। छोटे मोटे डिस्प्यूट तो वहीं उसी लेवल पे बुला के कोई मुखिया या पंचायत में या उसमें, तो सामाजिक ढांचा भी ऐसा था। जो पंचायत थी, काफ़ी चीज़ें लोगों की जातियों की पंचायतें, गांव की पंचायतें बहुत सी चीज़ों को वहीं हल कर देती थी। अब मान लीजिए किसी के 100 रुपये के किसी ने आम तोड़ ली है, उसकी वर्थ थी 100 रुपये 50 रुपये, तो बजाय थाने जाने के लिए गांव की पंचायत में ही उस पर वो जुर्माना करके या उसके 2-4 जूते मार के वो हो जाता था। या किसी ने शराब पी होली में और मिसबिहेव किया तो पंचायत उसको जो भी है बुला के उसको वहीं गांव में सरेआम जलील करके जूते मार के वो उसका वहीं क्विक जस्टिस, या जैसे कहते हैं ना कि जन न्याय, जो एक जन न्याय कहा जाता है जिसको अखबार वाले कहते हैं, वो होता था। वो भी वक्त था। तो धीरे धीरे करके वो सिस्टम जो है बिखर गया। सरकार का इकबाल भी ख़त्म हुआ। वो यूँ मैं पहले देखता, जब मैं बच्चा था तो कभी हम लोग इटावा आते थे तो रेलवे लाइन की पटरी पे बहुत से बेलचे, रेंचेस, नट बोल्ट पड़े रहते थे। तो मैं पिताजी से पूछता था, ये बिल्कुल अनकेयर्ड ये पड़े हुए हैं यहाँ पे लाइन के किनारे। बोले भाई देखो ये रेलवे का इकबाल है, इसे कोई छुएगा नहीं। अगर कोई छुएगा तो उसको बहुत डर होगा, खौफ होगा और वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं आप। इस कदर डर था। सबसे तो अजीब लगता था जब मैं अपने गांव में नहर, और जो नहर की जो ट्रिब्यूटरीज होती थी, जैसे बम्बा कहते हैं हमारे यहाँ, तो बम्बे के किनारे जो हैं बेलदार जो हैं, जो दिन के हिसाब से पानी लोगों को अलॉट करते थे, तो वो अपने बेलचा और अपना जो चीज़ें जो हैं रेंचेस वगैरह जो खोलने के थे उन सबको औजारों को छोड़ देते थे। अब वो एक सन्नाटे में कहीं छोटे कलवर्ट के पुलिया के पास वहाँ पे उसके बेलचे पड़े हुए हैं। रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, वो आता था अपना साइकिल से, उसके बाद फिर उसको ठीक करके चल देता था। तो ये किसी की मजाल नहीं था कि कोई बेलचे को छुए भी, उसको छुए और ले जाए। अगर कोई बच्चे ने छुआ भी तो दूसरे डांटते, अरे ये क्या कर रहे हो, सरकारी है, इसको छुओ नहीं इसको। तो इससे कहते हैं मतलब जो इकबाल मैंने अपने बचपन में देखा सरकार का, वो इस तरह का था। सड़क के किनारे से पत्थर उठाना भी एक ऐसी चीज़, अगर आपने सड़क के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर ग्रेनाइट के सब के जो ये पड़े रहते थे, क्वार्टजाइट के, जो आजकल देखा छतों में लोग इस्तेमाल करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ज़ख़ीरा इकट्ठा करते हैं। तो पहले सड़कों के किनारे आम पड़े रहते थे सड़क की मरम्मत के लिए। कंकड़ भी रहते थे, जहाँ कंकड़ की सड़कें थीं, लेकिन कोई किसी की मजाल नहीं थी वो अपने थैले में 2-4 कंकड़ डाल ले, पत्थर डाल ले, बिल्कुल नहीं। अजीब सा खौफ था, आदमी कानून से डरता था, कानून का डर ख़त्म हो गया। लेकिन एक बड़ी अजीब बात देखते हैं हम लोग कि कहीं कोई किसी लड़की या महिला की कोई चीज़ छीन रहा है, उसके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, तो पास पड़ोस के लोग उसका वीडियो बनाते हैं उसका, या कोई घायल हो गया है, कोई गिर गया है, चोट लग गई तो उसका वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने में तो बड़ा आनंद आ रहा है उनको, लेकिन उस घायल को तुरंत अस्पताल ले जाना, जो भी साधन हो उसको अस्पताल ले जाना, उसकी मदद करना, उसे पानी देना, ये कोई नहीं कर रहा है। ये बहुत बुरी बात है। मुझको ये सुन के और देख के बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं अक्सर ही, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक पुलिस ट्रस्ट है, मैं उसका यूपी चैप्टर का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं अक्सर ही अपने लोगों से ये संदेश देता हूँ, कृपया ये सब मत करें। पहले घायल को और जो बेचारा विक्टिम है उसकी मदद करिए। वो लड़की है या कोई लेडी है या कोई वृद्ध है, जिसको तकलीफ़ हो, आप उसकी पहले मदद कीजिए, उसके आंसू पहुँचिए, उसको पहले उसको संभल दीजिए। उसके बाद ये सब चीज़ें तो इनका कोई इसका महत्व नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ये जो प्रवृत्ति आ रही है वीडियो बनाने की, ये करीब देश में सभी जगह है। उत्तर प्रदेश क्राइम के बारे में आपने बताया, अलग अलग दौर था, डाकू है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है शिक्षा की। अगर लोगों के पास शिक्षा और नौकरी अगर हो तो डोंट यू थिंक कि लोग क्राइम से थोड़ा सा अलग होंगे? नहीं, ये आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या, एक बड़ी अजीब स्थिति है कि जो लोग ज़्यादा शिक्षित, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होती है, वो क्राइम ज़्यादा कर रहे हैं। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम जो आजकल है कि बैठे हुए वहाँ पे, मालूम है कोई मेवात में बैठा हुआ है, कोई जामताड़ा में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने हाथ के कंप्यूटर और अपने दिमाग की सफाई से
वो करोड़ों रुपए अपना उनके बैंक में या जो भी फर्जी बैंक खाते हैं उनमें चला जाता है। तो ये तो बहुत ही हाई लेवल क्राइम हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो शिक्षा और रोज़गार, ये आपने सही फरमाया, लोगों को अगर रोज़गार है, शिक्षा है, तो वो लोग क्राइम से शायद दूर रहेंगे, अपने काम में लग जाएंगे, अपने 8 घंटे 9 घंटे जो भी अपना काम है उसमें लग जाएगा। ये भी सही बात है और इस पर भी ध्यान देना है कि रोज़गार पैदा हो, जो हो, तो आदमी को खाली रहने का उसको समय न मिले। एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, जब हम लोग बच्चे थे तो स्काउटिंग, रेड क्रॉस और ये पीईसी प्रोविंशियल एजुकेशन कोर्स और एनसीसी ये कंपलसरी थी। करेक्ट। हम लोगों को इंटरमीडिएट की इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता था जब तक या तो हम प्रोविंशियल एजुकेशन को पीईसी करें, उसमें 2 साल सेवा करते थे। दर्जा 6 से 8 तक हाई स्कूल तक मैंने स्काउटिंग की है, रेड क्रॉस है, ये सब चीज़ें बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो उसमें था कि बच्चों का जो खाली समय था वो शाम को लग जाता था। जैसे मान लीजिए कोई मेला हो रहा है या कहीं कोई ऐसा अवसर है, तो स्काउट्स पहले अपना गले में रुमाल बांध के सब लोग अपने उसको मैनेज करते थे या ट्रैफिक को देखते थे। रेड क्रॉस के बच्चे जो हैं वो कम से कम एक उस वक्त फौरी मदद करना, किसी एक्सीडेंट में करना, उनको मालूम था कि हड्डी को ऐसे लटका दिया जाए या ऐसे मरहम पट्टी हो जाए। किसी स्कूल में मैंने देखा रेड क्रॉस की संस्था का काम ही नहीं रहा, स्काउटिंग का नहीं रहा। सेंट जॉन एम्बुलेंस पहले वो भी एक कोर्स था। अच्छा, पीईसी है, एनसीसी है, कुछ लोग लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि उनको फौज में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। मेरा ख्याल ये ज़रूर कंपलसरी होना चाहिए ताकि यंग माइंड बिल्कुल बिजी रहे। और दूसरा ये भी है, खेल कूद के मैदान भी कम हो रहे हैं। तो पहले खेलकूद का भी रिवाज था कि शाम को आए, फुटबॉल ले लिया, फुटबॉल खेलने लगे, हॉकी जिसके पास है हॉकी खेलने लगा, बैडमिंटन जो भी है वो भी कम हो रहा है। जैसे मैंने स्पेन में देखा कि स्पेन में हर मोहल्ले में, गलियों में, बार्सिलोना है, मैड्रिड है, सेविल है, कई जगहों देखा मैंने कि हर गली गली मोहल्ले में छोटे छोटे पार्क हैं, उसमें जालियाँ लगी हुई चारों तरफ। क्या है, वहाँ लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ ये फुटबॉल जो है इनके इस तरह आ गया कि स्कूल से आने के बाद बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियां भी फुटबॉल खेल रही हैं। तो नेचुरली वहाँ पे फुटबॉल का बहुत रिवाज है, वहाँ स्पेन में है। सर एक चीज़ बताइए, बीइंग जस्टिस ऐसा माना जाता है, आई डोंट नो इट्स अ मिथ और इट्स अ फैक्ट, आप बेटर बता सकते हैं, कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। अच्छा, इसके पीछे सवाल पूछने के पीछे मेरा कारण है, हाल ही में कुछ जजेस सामने आए थे, उन्होंने ये बात रखी थी। तो आप किस तरीके, जब आप जस्टिस थे तब तो इतनी सोशल मीडिया भी नहीं थी, इतना ये नहीं था कि चलो ये चीज़ बाहर भी आ जाएगी, तो आप लोगों के ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर, कभी ऐसा बिल्डअप होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है? देखिए, हम लोग तो उस स्कूल के हैं जहां हम लोग जब वकालत में भी थे तो हमारे यहाँ कहा जाता था नेवर डिस्कस ए जज, नेवर टॉक अबाउट ए जज। हमारे यहाँ बार के ही मेंबर्स का, वकीलों का डिसिप्लिन था। आप किसी शादी ब्याह में जाएं, बारात में, बस में, चाय खाने में, आप अपने संस्था के, हाई कोर्ट के किसी भी जज के बारे में कोई बात बाहर आप नहीं करेंगे। आप आपस में आप कोई बात करें, कोई आपकी दिक्कत है, कुछ है, लेकिन आप बाहर किसी जज के बारे में नहीं करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि साहब उस पर यूट्यूब पे या सब पे मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के फैसले पे, हाई कोर्ट के फैसले पे कमेंट आने लगे हैं। करेक्ट। जो कि बिल्कुल अनफोर्सीन था। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की इतनी हिम्मत हो कि जो प्राइवेट साइड में वो कर सके। हम लोग वकील होके, हमारा जो उसूल था, जो मैं बताया जाता सीनियर से, नेवर डिस्कस ए जज आउटसाइड दिस इंस्टीट्यूशन, नेवर डिस्कस ए जज, डिस्कस अबाउट ए जज। दैट वाज ए गुरु मंत्र। इसलिए नहीं था कि हम लोग इस संस्था में हैं, हमारी संस्था है, हमारे यहाँ जैसे भी लोग हैं, अच्छे बुरे हम सब के लिए हैं, हमको इसका इकबाल कायम रखना है, बाहर इसकी छवि कायम रखनी है। तो एक तो खुद ही जो है वो छवि खत्म हो, जब छवि खत्म हो गई, इकबाल खत्म हो गया, तो क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ है कि किसी राजनीतिज्ञ का किसी कोर्ट पर या किसी उस पर कोई दबाव होता है। बिल्कुल नहीं होता है और ना हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। ये सब गणनाएं करने की बात है। जो भी फैसला होता है वो देखिए कि किसी जज के सामने जो भी सबूत हैं, जो भी गवाह हैं, जो भी मटेरियल आता है, वो उसके आधार पर
उसका एनालिसिस करके, उसकी तुलना करके, कानून के प्रकाश में जो भी कानून है, जो भी नज़ीरें हैं, जजमेंट्स हैं, उनकी लाइट में फैसला करता है। जहाँ तक ट्रायल कोर्ट का है, अब ट्रायल कोर्ट का सवाल है, मैं भी करीब 7-8 ज़िलों का मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज रहा, तो वहाँ से जजमेंट भी मंगा के मैं देखता था। कुछ जजमेंट होते थे, मंगा लेता था, देखता था कि जजेस कैसे जजमेंट लिख रहे हैं, उनका तौर तरीका क्या है, क्या लाइन लेते हैं, किसकी क्या मेरिट डिमेरिट देखना पड़ता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट जजेस हैं ज़िलों में, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे ज़िलों पे भी हम लोग हाई कोर्ट का भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल दोनों कंट्रोल रहते हैं। और जहाँ तक ज़िले की बात है, क्या है कि अब बार जो है बहुत वोकल हो गई है। उसके एक वजह कि देखिए प्रदेश की आबादी बहुत बढ़ गई है, अब 25 करोड़ की आबादी है। पहले जब हम लोग वकालत करते तो मुश्किल से कचहरी में 100 वकील होते थे, और 100 वकील भी होते थे, कुछ दीवानी भी होते थे, कुछ कलेक्ट्री में रेवेन्यू साइड के, और कुछ होते थे, कुछ जो चकबंदी के 4-5 होते थे, कुछ होते थे आपके दीवानी के या क्रिमिनल में। 100-125 लोगों का एक कचहरी होती थी, चाहे वो पीलीभीत हो, आपका झांसी हो, चाहे आपका गोरखपुर में 125 होंगे। जौनपुर में थोड़ा सा ज़्यादा थे, चूँकि लिटिगेशन ज़्यादा था और रईस ज़्यादा थे, तो रईसों के बच्चे वो अपने बराए नाम अपने कचहरी आना उनका एक शक्ल था। कुछ जिलों में था ऐसा, वो रही भी जिसमें था, जौनपुर था। ये सब ये तो मज़ेदार बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ कि ज़मींदारी और घर में खाने पीने के इंतज़ाम से, वकालत से, अब रईसों के लड़के आते थे अपने कचहरी, आए मोटर से आए और लोगों को खिलाया पिलाया, चाय पिलाई, समोसे खिलाए, ये हुआ। वो भी एक, चूँकि एक कचहरी हम लोगों के लिए किले की तरह है, वकीलों के लिए तो कचहरी एक किला है। उस किले में अपने दाखिल हो गए आप सुबह, अब शाम तक आपका वक्त भी गुजर रहा है, काम भी हो रहा है, और सारी ज़िले की खबरें, आपकी सारी चीज़ें दीन दुनिया के वो हो जाती हैं। ये तो खैर कचहरी की आम बातें जो चलती हैं। अब बजाय 125 के मेरे ख्याल में 500 कितने हज़ार हो जाते हैं। जब हम लोग जाते थे, बस्ते देखते थे, वकीलों की चौकियाँ लगी रहती हैं। कानपुर में आप जाइए तो खो जाएंगे, अब ये है क्या, अजीब लगता है। कानपुर है, मेरठ है, मुरादाबाद है, बनारस है, तो कचहरियों की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है। गोरखपुर है कि जहाँ चैम्बर के अलॉटमेंट के लिए 2 साल अलॉटमेंट नहीं हुआ गोरखपुर में वकीलों के चैम्बर्स के, जबकि पक्का बिल्डिंग तैयार थी। पहले था पक्की बिल्डिंग नहीं है, तख्त पे बैठे हुए हैं। जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो ये समस्या थी कि किसका अलॉटमेंट कैसे हो, क्या हो। कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में भी बहुत से ऐसे तत्व आ गए कि उन्होंने उन कमरों का इस्तेमाल, कई लोगों ने, कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहा, कोई दफ्तर खुले हुए है, ये है। खैर उस सबको हटवा के, फिर सबको बुला के, बुज़ुर्गों को बुला के, फिर तय हुआ कि भाई जो ज़्यादा उम्र का है उनको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रखें। उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से यंगेस्ट को ऊपर किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग अपने करते थे। लेकिन पॉलिटिकल कितना रहता था। इस उदाहरण देने का मतलब ये है कि जहाँ तक जजों का सवाल, जजों के ऊपर तो कोई लोकल MLA MP उसका कोई मतलब ही नहीं है। पूरा सिस्टम ऐसा है। सीनियर लीडर्स जो ऐसे होते हैं, सीनियर लीडर से भी नहीं है। अगर कोई, देखिए मैं छोटा एग्जाम्पल बताऊँ, माननीय मुलायम सिंह जी थे। मुलायम सिंह जी इटावा में थे, बड़े लीडर थे। उससे पहले कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया थे। मुझे याद नहीं है कि कभी भी, ये एक बड़प्पन की बात है, कभी भी मुलायम सिंह जी ने, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने, या दैट वे मिसेस सुखदा मिश्रा थी, वो भी मंत्री रहीं, और भी लोग थे, कभी किसी ने किसी वकील के थ्रू कुछ ऐसी ख्वाहिश की हो, भाई ठीक है कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपने अपील में चले गए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल में, हमारे जुडिशरी के लोगों पर कभी नहीं हुआ। तो हाल ही में जब जजेस सामने आए थे तो आपने भी देखा होगा, तो आपका क्या था रिएक्शन उसको? नहीं, जजेस का देखिए कई स्टेजेस हैं। देखिए जिलों में मुझे नहीं लगता कि जिला स्तर पे कोई नेता, या हमारे जो हैं लोएस्ट में हमारे सिविल जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो किसी नेता से सबसे प्रभावित होते हों, ऐसा नहीं। वो अपना काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ, एक पक्ष तो देखिए ज़रूर जो हारता है वो ज़रूर 10 बातें कहेगा बाहर आके, जीतता है वो अपना करता है, इसलिए वो तो एक नेचुरल है, उसकी हम लोगों ने कभी बिल्कुल। बट ये क्वेश्चन इसलिए भी सर अब उठता है क्योंकि आप लोग के टाइम पे ना एक, आई रिमेम्बर, एक डिग्निटी के साथ जिया जाता था।
अब आज इसलिए सवाल उठता है क्योंकि जज रिटायर होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, किसी कमिटी के वो हो जाते हैं, तो इसलिए ये सवाल पे कहीं ना कहीं और लोगों को यकीन हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। ये आपका कहना है कि वो एक किसी बाद में किसी पद के लिए किसी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट या गेनफुल उसके लिए कुछ हो सकता हो, लेकिन उस लेवल पे वो नहीं होगा कि वो किसी सरकार को इतना खुश किया जाए। मेरा ख्याल नहीं ऐसा है। देखिए, कहीं ना कहीं जो ट्राइब्यूनल्स हैं, जो बोर्ड, जो संस्थाएं हैं, इनमें कहीं ना कहीं योग्य व्यक्ति तो उनको लेना ही पड़ेगा किसी को। अब उस योग्य व्यक्तियों में, उसमें भी देखिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है, कमेटी के बाद एसीसी में जाता है, अपॉइंटमेंट कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी है एसीसी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, जिसमें एक और सीनियर मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। 3 मेंबर की कमेटी इन बड़ी बड़ी संस्थाओं को, चाहे वो ग्रीन ट्राइब्यूनल है, चाहे आपका एयरफोर्स ट्राइब्यूनल है, चाहे आपको बड़े बड़े जो आप देखते हैं कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, वो एसीसी करती है। तो क्या नेता विरोधी दल अपोज नहीं करेंगे कि फलां साहब को कंपनी लॉ बोर्ड में कर दिया या ट्राइब्यूनल में कर दिया? जीत जाते हैं ना सर 3, हाँ, वो वीटो कर सकते हैं। हाँ, तो बट इसमें क्या तो ऐसा नहीं है, आम जनता को नहीं मालूम है कि हर अपॉइंटमेंट एसीसी में जाता है। और एसीसी में जो भी लीडर ऑपोजिशन है उसको उतना ही अख्तियार होता है कि वो उसको जो है वीटो कर सकता है, उसको बता सकता है कि ये ठीक नहीं है, ये है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया मुलायम सिंह जी का, तो मुलायम सिंह जी के बताइए कैसी शख्सियत थे और आप लोगों से जब मिलते थे, क्योंकि नेताओं में क्या मैंने देखिए उदाहरण इसलिए दिया कि मान लीजिए देखिए, मैंने इसलिए दिया चूँकि इटावा में चूँकि मैं रहा, नेताजी का, मुलायम सिंह जी से काफ़ी मिलना जुलना और सब रहा। लेकिन मैंने देखा कभी भी जब मैं वकालत करता था, जब मैं हाई कोर्ट में था, ये सही है कि मैंने उनकी पार्टी के 12 साल, जब मैं वकालत में था तो जब उनकी पार्टी स्थापित हुई, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने उनके 12 साल मुकदमे फ्री किए, चूँकि उन दोनों पोलिटिकल पार्टी से फीस नहीं ली जाती थी। करीब 12 साल तो मैंने उनके मुकदमे किए, लेकिन 12 साल फ्री में किए। 12 साल फ्री में, हाँ 12 साल किए। और जिस बात को पुराने लोग सब जानते हैं, अब तो खैर काफ़ी लोग रहे भी नहीं, और नेताजी के ज़माने ख़त्म हो गए। मैं खुद भी 77 का हूँ जब पार्टी बनी, लेकिन कभी भी नेताजी ने मुझसे कभी भी किसी भी बारे में नहीं कहा। जबकि मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ, 6-7 हज़ार PSC कांस्टेबल्स के अपॉइंटमेंट हुए, बड़ी शिकायतें थी उस वक्त, उनकी सरकार थी, तो 6-7 हज़ार अपॉइंटमेंट को बाद में, शायद बाद की हुकूमत, शायद मायावती जी की हुकूमत थी, वो कैंसिल कर दिए गए। तो जब उन्होंने कैंसिल कर दिए तो हाई कोर्ट में लिटिगेशन हुआ, रिट्स आई। अब उन रिट्स में जब एक डिवीज़न बेंच के स्टेज में जब हमारी कोर्ट में आया, केस आया, तो अब मुझे बहुत सोचने का, एक इस तरह का सोचने का था। मैं 2-3 दिन तक तो मैं इसको सोचता रहा, क्योंकि मुझे ये भी मालूम था कि उसमें करीब 11% लोगों ने बेईमानी की है, लेकिन 89% जो लोग थे वो सही और बिल्कुल उचित अपॉइंटमेंट हुए थे। और उनकी मैंने, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि कॉपियाँ मंगाई अलग अलग जिलों से, रैंडम कॉपी, पीलीभीत से, बदायूं से, बरेली से, बलिया से, गोरखपुर से, मिर्ज़ापुर से कुछ कॉपियों के बंडल मंगाए, यूँ ही मंगाए। और उन्हीं के किसी वकील से कहा कि ज़रा ये बंडल खोल दीजिए बंडल। ये बंडल खुलवाया, देखा तो उसमें बंडल में देखा कि ज़्यादातर तो ठीक ही ठाक थे, एक आध में कहीं कुछ रहा हो, लेकिन वो इस तरह का नहीं था नेग्लिजिबल। कुछ ज़िलों में जहाँ की शिकायतें थीं, जहाँ से शिकायतें थी कि जहाँ पे गड़बड़ हुआ वहाँ पे देखा गया, बल्कि सरकारी वकील ने भी इंगित किया कि देखिए इसमें सफ़ेद स्याही लगी हुई है, इसमें देखिए स्याही बदल गई, पेन बदल गया है। सामने था हम लोगों के कि पेन की हैंडराइटिंग बदली हुई है, वाइटनिंग लगी हुई है, ताजमहल लिखा गया उस पर आगे, एक वो था क्वेश्चन था उसका जवाब, ताजमहल होता है, वगैरह वगैरह। अब सोच ये था कि हम 100 लोग, 6-7 हज़ार, 6.5-7 हज़ार लोग चयन के बाद फिजिकल फिटनेस हुई, ज्वाइन भी कर लिया। उन घरों में जो है वो हो गया, गांव में उनकी सामाजिक स्थिति बदल गई।
क्या वो अल्टर हो जाएगी, क्या वो ख़त्म, क्या वो 11 क्या 10.5% या 11.25% की वजह से, या एक सेब ले लीजिए, ज़रा सा उसमें कहीं कुछ दाग है तो चाकू से निकाल देते हैं, लेकिन सब बाकी सेब तो इस्तेमाल हो जाता है। तो रॉट को निकाल के, या कहीं किसी में कुछ, हम लोग जब चावल आता है तो घर पे बीन दिया जाता है, बाकी चावल इस्तेमाल हो जाता है। वो जो हमारे यहाँ थ्योरी है इक्विटी में, या इसमें एक डॉक्ट्रिन है कि जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेंस है कि जहाँ पे मेजॉरिटी यानी कि 90% अगर आपका अच्छे सही लोग हैं, विधिवत चयनित हैं, तो 10-11 लोग हैं, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेंस उतना अलग कर दीजिए, उतना रखिए। तो कहीं न कहीं अब रहता है, अनुभव से, पढ़ने लिखने से रहता है कि दिमाग में कहीं फ्लैश किया डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेंस, ख़राब चीज़ को निकाल दीजिए, अच्छी चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो वो करके जो है उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके उन लोगों की जो है वो उनको बहाल कर दिया गया। बहाल कर दिया आपने, उसके बाद खुशी हुई। उसके बाद शायद बताया गया मुझे बाद में कि साहब इलाहाबाद शहर में होली हुई, रंग उड़ा, गुलाल उड़ा, क्या हुआ। तो लौटा तो शायद मुझे उस दिन रात को जब मैं खाना खा रहा तो मुझे लगा कि वकालत की, जजी की, लेकिन अब ये कुछ लगा कि अब जो है इसका सामाजिक असर क्या होता है, कहीं ना कहीं लगता है। हाल ही में जो जस्टिस स्टैचू ऑफ जस्टिस है, उनके आँख से पट्टी हटाई गई है। वो व्यक्तिगत रूप मेरे विचार से गलत है, नहीं हटाना चाहिए, पट्टी होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए थी। जस्टिसिया, वो तो उसका कंसेप्ट तो ग्रीक गॉडेस जस्टिसिया से था। अब जस्टिसिया के हाथ से अगर आँख से पट्टी हटा देंगे तो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं तो ग्रीस में भी जाके देखा है मैंने, जो उनके यहाँ मूर्तियाँ हैं, क्या सम्मान देते हैं वो लोग, या जो भी है उसका एक हर चीज़ का महत्व है। उनके यहाँ तो ऐसी मूर्तियाँ भी हैं कि एक छोटी बच्ची एक यूँ हाथ पे इस तरह से लेटी हुई है, उसमें एक इन द हैंड्स ऑफ गॉड एक हाथ है, उस पर एक छोटी बच्ची लेटी है, यूँ प्यारी सी बच्ची है। उसका भी सिंबल है कि ईश्वर के हाथ, मैंने अगर अपने को ईश्वर के हाथ में दे दिया है तो मैं सुरक्षित हूँ और बिल्कुल बिना किसी फिक्र के मैं सो सकती हूँ। वो जैसे हमारे यहाँ कानून में कहते हैं, लिविंग थिंग्स एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द गॉड और लिविंग एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द कोर्ट। तो जब कोई बहस ये आती है हमारे यहाँ, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इसको कैसे क्या करें। आपने कहा ना कि पॉलिटिकली ये काम नहीं आता है। उस समय आपके सद्विवेक, आपका जो है विचार करने के ढंग, आपकी फिलॉसफी, आपकी सारी चीज़ें वो आपके काम आती हैं। क्षमा कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है कि पॉलिटिशियंस उस पर वो करते हैं, या कोई बड़ा इस पर प्रभाव डालता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। चूँकि मैंने आपको एक दृष्टांत और भी है कि फ़ौज में एक लड़की की कारगिल में डेथ हो गई, नई शादी हुई, उसने नॉमिनेट अपनी बहू को किया था, नई यंग वाइफ थी, तो मिलिट्री के पेपर्स में नॉमिनेशन पत्नी का था। अब वो लड़की चूँकि यंग थी, तो हो सकता है कि उसकी गांव में जिस तरह के समाज से आती थी, उनके यहाँ दूसरी शादी भी हो जाती थी। अब उसके माता पिता को एक पैसा भी नहीं मिला, जिन्होंने लड़के को पाला पोसा, फौज में भर्ती हुआ, कारगिल की लड़ाई में लड़ा, उनके माँ बाप को एक पैसा भी नहीं मिलना था। सारा का सारा पैसा बहू को जाना था। कोर्ट में केस आता है, तो अगर आप कहिए कि कानून वर्सेस कानून कहता है कि जिसको नॉमिनेशन किया है, मिलिट्री लॉ में भी और इसमें भी है, कि जो उसमें दिया हुआ है, नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ है, सर्विस बुक में नॉमिनेट किया है, पत्नी को जाएगा। धर्म कहता है, धर्म न्याय कहता है, जिसने बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, इस लायक किया कि वो फौज में गया, अरे बेचारा भी हो सकता था, वो नाली भी साफ कर सकता था, लेकिन माँ बाप ने उसको इस तरह पढ़ाया, तैयार किया, अच्छी ग़िज़ा खाने को दी, वो फौज में गया। तो वहाँ पे यह कि उसमें अब एक हमारे कहा जाता है कि कोई, जब हम ज़मीन बेचते हैं तो ये कहा जाता है कि संपत्ति हमारी चार्ज से रहित है, इस पर कोई अधिभार नहीं है, कोई बैंक लोन नहीं है, कोई देनदारी नहीं है। तो चूंकि उसी प्रिंसिपल को लगाकर, चूंकि इस पर चार्ज है, माँ बाप का चार्ज है, देनदारी है माता पिता की, वो भी इस लड़के की ज़िंदगी पर थी, उसके सामान पर थी। तो इस प्रिंसिपल को लगा के, हालांकि ये फिलॉसफी है ये, लेकिन फिलॉसफी को कानून में
ये आप हाई कोर्ट में बदल सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको अख्तियार देता है कि आप उसको वहाँ लागू कर सकते हैं। तो उसको चार्ज वाले लॉ को लागू करके कुछ पैसा उसको, माँ बाप को 4-5 लाख रुपए मुझे याद है कुछ उसको दिला दिया था। तो वो उनके माँ बाप भी खुश हो गए कि चलो मिला, बाकी बहू को तो मिल नहीं था आगे, फैमिली पेंशन भी मिलनी थी आगे अगर वो शादी नहीं करती, तो वो तो माँ बाप को भी मिलता, कुछ पोर्शन मिलता। तो देखिए ये सिचुएशंस हैं। पहले नेताओं को सजा नहीं होती थी, अब नेता जेल जा रहे हैं। क्या है? तो वो क्या था, क्यों ऐसा कहा जाता था कि पहले नेताओं को सजा नहीं होती थी? देखिए नेता पहले उस किस्म के हीनियस क्राइम करने वाले इस तरह के लोग कम भी थे। अगर आप याद करते हैं तो ऐसा बहुत कम था कि कोई नेता कोई किसी रेप जैसे जघन्य कार्य में लिप्त हो या और किसी को शोषण इस तरह का करे महिलाओं का, ऐसा नहीं था। वो सब अब कुछ एक था, लेकिन उन्होंने अपना उसकी कीमत देनी पड़ी। एक बहुत बड़े नेता थे दिल्ली में, वो तो शायद प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन वो ज़रा से उस एलिगेशन पर वो सब ख्वाब ख़त्म हो गया था। वो सब इंदिरा गांधी नहीं, शायद वो थे बिहार के कोई बहुत बड़े नेता थे। अच्छा उनकी लड़की बाद में तो स्पीकर बनी, वो हुआ। अच्छा, कुछ किसी किस्म कुछ हुआ था, किसी ने आरोप लगाया था, किसी मैगजीन में भी निकला था, मेनका गांधी किसी मैगजीन में भी उनके बारे में पूरा आर्टिकल था। तो उसकी कीमत उन बेचारों को देनी पड़ी उनको उस वक्त, ये जो 77-78 उस ज़माने में। अच्छा सर, एक आज की तारीख में बहुत ज़्यादा करंट समाज में बहुत ज़्यादा चर्चे का टॉपिक है कि आजकल कानून फीमेल्स के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा हो गया है इन कंपैरिजन टू मेल्स। सो आजकल जिस तरीके से अतुल सुभाष का सुसाइड वर्ड हम लोग इस पे यूज़ नहीं कर सकते, तो जो उन्होंने अपनी जान ली, या फिर जो आजकल हस्बैंड्स अपनी जान ले रहे हैं, तो ये उसको कैसे देखिए, ये सब जो है ईगोज़ का क्लैश, ईगोज़ का और अहंकार का जो एलिमेंट आ जाता है, वो कुछ जो फ्रिक्शंस हैं ये हैं। वैसे कोर्ट्स, तो जहाँ तक कोर्ट्स का सवाल है, तो कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑलवेज रिमेन विद द लेडी। एक बड़ा पुराना एक नॉवेल है, उसमें एक बेकर होता है, उसकी शादी किसी अक्रॉस द रोड कोई फैमिली किसी लड़की से होती है, क्या आते हैं, शादी होती है, बाद में फिर उसमें कोर्ट कचहरी में था, फ्रांस का कोई था, बड़ा फेमस नॉवेल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो मुकदमा होता है, क्या है, लास्ट का जो डायलॉग सेंटेंस है, लास्ट में वो यही कहता है, द होल वर्ल्ड इज विद द लेडी। वो बहुत फेमस नॉवेल है, वो कोट होता है, तो वो तो है ही, बट है उसके अलावा नहीं। उसकी स्थिति ऐसी है ना, सामाजिक स्थिति महिलाओं की या लड़कियों की ऐसी सामाजिक स्थिति है, ये एक दिमाग में उसको देखना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है, कोशिश तो यही रहती है कि कंसिलिएशन से, मीडिएशन से उसको समझौता करा दिया जाए। हम लोगों ने जब हाई कोर्ट के स्टेज पे ही कई इस तरह के कंसिलिएशन बुला के, चैम्बर में बुला के भी करा दिया कि आप बात कर लीजिए, अकेला छोड़ दिया कि भाई बजाय इसके का आप बात कर लीजिए। ऐसा लोग कहते हैं कि केस का रिजल्ट आते आते बहुत टाइम लगता है मतलब तारीख पे तारीख। नहीं, ये तारीख पे तारीख की बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारे देश के लोग, समाज के लोग, कहीं भी जो लोग कचहरी से इसीलिए भागते हैं कि भाई कचहरी से दूर ही रहो, हम लोग खुद भी कहते हैं, हम लोग खुद भी अपने रिश्तेदारों से सब कहते हैं, देखो भाई कचहरी के अपना समझौता कर लो, कहाँ तो थोड़ा दब जाओ, थोड़ा कर लो। हम लोग क्या ना आना, कचहरी में नहीं आना सही है। देखिए राजा साहब, उसका कारण ये है उसका कि आबादी के बढ़ने से, नंबर 1 आबादी बढ़ी है, जनता की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। जनता जो है अब हर चीज़ में उसको अपनी ईगो या अपना जो है एरोगेंस या अपना मेरे पास पैसा है, मैं मुकदमा लड़ लूँगा, मैं उसको ऐसे नीचा दिखा दूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो एक चीज़ लोगों में बढ़ी है। और लोग लिटिजियस ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा मुकदमेबाजी को पसंद करते हैं, बजाय कि किसी अच्छा बड़े बुज़ुर्गों की इज्जत नहीं रही कि भाई चले गए, आपने किसी बड़े बुज़ुर्ग से कहा कि चाचा जी या भाई या दादाजी हमारा आप समझौता करा दीजिए। बिजनेस फैमिलीज़ में भी पहले था
कि भाई वो रहते थे, वो समझौता करा देते थे। अभी एक बहुत बड़ी पार्टी है अलीगढ़ के, एक बहुत बड़े लोग हैं अलीगढ़ के, उनका बहुत पुराने लोग हैं, तो उस फैमिली की सेठानी और उनकी बेटी हाई कोर्ट में का एक केस कॉल हुआ, सच एंड सच बनाम सच एंड सच। तो मैं चौंका, मैंने कि ये तो एक पश्चिमी यूपी का इतना प्रतिष्ठित परिवार है और उनके यहाँ की माता जी या जो भी एल्डरली लेडी और डॉटर थी। समस्या ये था कि उनको, चूँकि माँ जो थी बेटी को करना चाहती थी और बेटे और बहू ने संपत्ति से उनको एक तरह से बेदखल करके वहीं सीमित कर दिया था कि वो घर में रहें। अब गुजर बसर के लिए जिस स्टैंडर्ड से रही हैं माता जी, जिस स्तर से रही हैं सेठ जी के ज़माने में, इसमें रही, बेटी जी रही, बेटी के शायद कुछ विडो थी या क्या थी। तो मैंने कहा अगर इस मुकदमेबाजी में अगर ये रहा, यहाँ तक ले आए, हाई कोर्ट तक ले आए, तो मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा 3 बजे आप लोग चैम्बर में आइए, कि वकीलों को बुलाया, उनको बुलाया, बात सुनी उनकी, ये सुनी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप लोग अपना शस्त्र तय कर लीजिए, वरना अगली तारीख में मैं इसको ठीक करूँगा, इसको मैं करूँगा अपना, फिर मैं जुडिशल साइड से करूँगा, आप लोग ठीक करें। वकील भी थे उनके। लेकिन मैं बाद में सोचता रहा कि इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, कितने इनके ज़मीनें फैली हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, दिल्ली में है, यहाँ वहाँ, मैंने बल्कि कहा कि वाई और वाशिंग और डर्टी लिनन इन द कोर्ट। आप उन पे आक्षेप लगा रही हैं, बहू उन पे लगा रही, लड़का है माता जी पे लगा रहा है, बहन पे लगा रहा है, हो क्या रहा है समाज में? वहाँ भी चैन नहीं। पहले तो कम से कम जो पुराने समाज थे वो अपने कोई किसी बुजुर्ग के कहने पे इस पे वो ख़त्म हो जाता था किस्सा। अब देखिए लोग उसको कोर्ट लाने लगे। चौथी बात यह है कि हर चीज़ के लिए आदमी कोर्ट की तरफ देखता है। छोटी सी बात है कि मान लीजिए स्टूडेंट्स लीजिए, विद्यार्थियों के एग्ज़ाम हुए, विद्यार्थियों के पेपर आए, पहले लोग एक स्क्रूटनी करा लेते थे, स्क्रूटनी की बात तसल्ली हो जाती थी, या कोई इम्तहान होते थे, पीएमटी का एग्ज़ाम हुआ, ये हुआ तो नंबर कम आए, तो अब मम्मी पापा को कहता कि मेरा बेटा तो हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास था, इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास था, ये फलां है पीएमटी में इस कंपटीशन में क्यों नहीं आया, या फलां ने जो है एमबीबीएस ये था तो एमडी या एमएस में क्यों नहीं इसका सिलेक्ट हुआ है। डॉक्टर्स में बहुत लिटिगेशन है, आपको मालूम नहीं, हर मेडिकल कॉलेज हर साल 200 पिटीशन भेजता है, 200-300 पिटीशन आती है हर मेडिकल कॉलेज से। आपने सोचा है कभी किसी मेडिकल कॉलेज से काय के लिए आ रहा है, एमएस के लिए, एमडी के लिए, डिप्लोमा के लिए, क्योंकि हर आप पीजी करना है, तो वो अपने मुकदमे को कोर्ट लाते हैं। कोर्ट से मालूम हुआ कि वो सब रजिस्टर आ रहे हैं। और छोड़िए आप ये उमराव सिनेमा का जो पुल है महानगर का, ऐशबाग का फ्लाईओवर बना है, इस पर मुकदमे थे 11 साल से पेंडिंग थे। वो तो मैं जब स्टैंडिंग काउंसिल जब हुआ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यंग ऑफिसर था, सेक्रेटरी भी रहा बाद में, इसमें बाद में गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे, तो वो तब उसमें सेक्रेटरी होके आए हमारे पास। मैंने कहा अरे भाई स्टे चल रहा है कि अभी भी नहीं हुआ, तारीख पे तारीख। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो खैर वो ध्यान दे के उसका स्टे वेकेट कराया, तो आज ये उमराव ये जो निशातगंज का पुल आपका चालू है, ये चालू है, कई फ्लाईओवर ऐसे पड़े हुए थे, जो ये शहीद पथ, इसने भी बड़ा लिटिगेशन दिया हाई कोर्ट को। अरे और तो और ये मूर्तियाँ और ये जो आप देख रहे हैं मायावती जी ने जो बेचारी ने अर्बन डेवलपमेंट, मैं तो कहूँगा अर्बन डेवलपमेंट, कि उन्होंने शहरी विकास किया। अब इसका विरोध ये हुआ साहब, अरे वो मूर्ति, हाथी की मूर्ति लगी हैं और चौराहों पे वो लगे हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या होता है कंजर्वेटिव लोगों में औरों में क्या है। तो एक उसके लिए एक 5 जजेस बेंच बनी, लार्जर बेंच बनी। तो हम लोग 3 लोग थे। हम लोगों का ख्याल ये था कि अगर चुनी हुई सरकार ने, चुने हुए एमएलएज ने हाउस में अगर बजट पास कर दिया है और वो पूरे प्रदेश के बजट का 1% आता है, जिस 1% में अर्बन डेवलपमेंट है, शहरी विकास भी ज़रूरी है। गंदे फुटपाथ, गंदी सड़कें, गंदे टूटे फूटे कोई भी नहीं पसंद करता है, ना नोएडा में पसंद करेगा, ना गाज़ियाबाद में, ना लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर में। तो अर्बन डेवलपमेंट पे लखनऊ तो कैपिटल है। तो अगर बजट का 1% पूरे हाउस ने पास किया, जिसमें अपोजिशन भी था,
अपोजिशन लीडर भी थे, MLAs थे, सब कुछ थे, आप उसको विरोध करते। आप नहीं पास होने, बजट पास हो गया। वो बजट पास होने के बाद सरकार ने उस पैसे को कहा कि आप सड़कें बनाइए। तो आज कम से कम मायावती जी को उस काल में एयरपोर्ट से लेकर गोमती नगर तक बेहतरीन सड़कें बनी, बेहतरीन चौराहे बने, नोएडा में बने। गंगा जमुना का पुश्ता था वो भी कितना देखिए सुंदर हो गया, नोएडा में देखिए, बिल्कुल। बरानी कॉलेज तक। क्या ये खराब था? ये अच्छी बात नहीं थी क्या? क्या खराब चीज़ थी क्या? क्या इसमें भी मुकदमेबाजी की ज़रूरत थी क्या? तो लेकिन हम लोगों को या लखनऊ ठीक हुआ और शहरों में विकास हुआ। अब उसमें कहने का मतलब ये था कि उसमें क्या था कि हम लोग जो चूंकि जजेस में हम लोगों ने ज़रा ज़्यादा घूमा हुआ है, यूरोप देखा है, अर्बन डेवलपमेंट देखा है, शहरों को देखा है, तो हमारा तो बहुत ही इसमें स्ट्रॉन्ग व्यू था कि ये एक पार्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है। ठीक है, कुछ हाथी लग गए या कुछ और चीज़ लग गई या कोई धार्मिक जैसे कहेंगे आप चीज़ आ गई, ये आ गई, तो उससे कोई आप इसको छोड़ दीजिए उसको आप, लेकिन अच्छी सड़क तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 8 लेन का पुल जो बना हुआ है गोमती पे, इसको तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। साफ़ सुथरा हजरतगंज, तो नई जनरेशन तो साफ़ सुथरा हजरतगंज चाहती है, लालबाग चाहती है कि नहीं? बिल्कुल। तो सबको एक अच्छा साफ़ सुथरा मिला, वो मिले, वो क्या वहाँ पर लगे हुए हैं, मोबाइल के लिए आपका व्यवस्था है, वाईफाई, तो ये सब तो सभी चाहते हैं। अब उसमें लिटिगेशन में था तो 3x2 मतलब था पे, हम लोगों ने तो उसको अर्बन डेवलपमेंट ट्रीट किया। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हम लोगों के व्यू को अफर्म कर दिया कि वो ठीक है, वो खारिज कर दिया सब, जितनी FI वो सब था ना, तमाशा खत्म हो गया, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट तो था ही वो। बिल्कुल सर, जेन्युइनली थैंक यू सो मच। आपने इतना इंफॉर्मेटिव सेशन हमारे साथ किया, हमारी फैमिली को इतना कुछ पता चला आज जुडिशरी के बारे में। माफ़ कीजिएगा, तो हल्की बातचीत थी, जो कुछ कहीं कुछ ऐसा निकल गया हो जो कि मर्यादा के खिलाफ हो, कुछ हो, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि घर पे ही बातचीत थी। कई दिक्कतें हैं, समाज में हैं, देश में हैं, सिस्टम में हैं, ये हैं, लेकिन ये मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि कोई ये सब गलत है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ये इन्फ्लुएंस, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। हम अपने विवेक से, अपने इंसाफ से और अपने ईश्वर के प्रति वही जो उसी के लिए जो है जज अपने उसके लिए आत्मा के लिए और उसके लिए अपने जवाबदेह है, बाकी सब, और उसकी परवाह भी नहीं की जाती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप आए, आपने मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच।